अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस चैप्टर नंबर 36 ढींगरा बुक से, ठीक है। तो इसमें हम लेटेस्ट जो 8th एडिशन फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है कि अर्लियर जो टर्म होती है राइनोसाइनोसाइटिस की, सॉरी साइनोसाइटिस की अर्लियर टर्म वो हम यूज़ करते थे टू डिस्क्राइब द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकोज ऑफ द साइनसेस, ठीक है। उनके इन्फ्लामेशन को हम डिस्क्राइब करने के लिए साइनोसाइटिस यूज़ करते थे। लेकिन हाउएवर जैसा कि ये कंडीशन जो है वो इनवेरिएबली एसोसिएटेड होती है विद द इन्फ्लामेशन हमारे नेजल म्यूकोजा की भी, तो हैंस हम टर्म राइनोसाइनोसाइटिस जो है प्रेफर करते हैं कि उसमें नेजल म्यूकोजा भी इन्फ्लेम होता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है राइनोसाइनोसाइटिस टास्क फोर्स 2007 ने क्लिनिकल क्लासिफिकेशन दी, यानी अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस, सब अक्यूट, क्रोनिक, रिकरेंट, ठीक है। तो अक्यूट वाली के सिम्टम्स जो है वो लेस देन 4 वीक्स होंगे, जिसमें कम्प्लीटली फिर रेजोल्यूशन हो जाएगी, बस 4 हफ्तों से भी कम टाइम के लिए। सब अक्यूट वाली जो है 4 हफ्तों से 12 हफ्तों तक रहेगा। क्रोनिक वाला जो है ना, अगर मोर देन 12 हफ्तों तक है तो उसको क्रोनिक कह देंगे। और रिकरेंट वाला जो है 4 या ज़्यादा एपिसोड्स आए रिकरेंट साइनोसाइटिस के पर ईयर, 4 या उससे भी ज़्यादा, और हर एक जो है वो 7 से 10 दिनों तक लास्ट करे, 7 से 10 दिनों तक या उससे भी ज़्यादा, और कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाए इन बिटवीन द एपिसोड्स। अब सबसे पहले है अक्यूट एक्जेबरेशन बताई गई है कि क्रोनिक राइनोसाइटिस की जो है अक्यूट एक्जेबरेशन वो सडन वर्सनिंग हो जाती है क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस की विथ रिटर्न टू द बेस लाइन आफ्टर द ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ हमने क्रोनिक वाले की बात की ना, जो 12 हफ्तों से ज़्यादा लास्ट करी। इसमें जो अक्यूट एक्जेबरेशंस आती हैं ना, वो सडन वर्सनिंग होती हैं इस क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस की, जो कि फिर सही हो जाएगा, बिल्कुल बेस लाइन पे आ जाएगा जैसे ही हमने ट्रीटमेंट दे दिया उसके बाद। अब जो सिम्टम्स होते हैं राइनोसाइनोसाइटिस के, उसमें आपने याद रखना है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होती है पेशेंट को, और कंजेशन होगी। नेज़ल डिस्चार्ज भी होगा एंटीरियरली या पोस्टीरियरली इन द फॉर्म ऑफ नेज़ल पोस्ट नेज़ल ड्रिप, ठीक है। फेशियल में यानी फेस वाले रीजन पे पेन या प्रेशर महसूस होगा। सेंस ऑफ स्मेल उसकी अल्टर्ड हो जाएगी हाइपोस्मिया या एनोस्मिया। बाकी भी सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि कफ, फीवर, हेलिटोसिस, फटीग, डेंटल पेन, फेरेंजाइटिस, हेडेक या एयरफुलनेस, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास अक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस। ये क्यों होता है? ये हमारे रेस्पिरेटरी वायरसेस की वजह से, ज़्यादातर कोल्ड वायरस है जैसे राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा। ये हमारे एरोसोलाइज्ड ड्रॉपलेट्स की मदद से हमारे कफिंग या स्नीजिंग के दौरान स्प्रेड हो सकते हैं। 1 से 4 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पैथोफिजियोलॉजी ये देखें डिपिक्टेड है इस फिगर में कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये पैथोफिजियोलॉजी दिखाई गई है। वायरल इन्फेक्शन हुआ कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से, उसने हमारे जो है साइटोकाइंस रिलीज़ करवा दे। साइटोकाइंस की वजह से यूजिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और टी सेल्स की रिक्रूटमेंट हुई, ठीक है। उन्होंने जाके म्यूकोजा में एडिमा भी कराया और साइनोसॉइडल ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा दी। तो उसकी वजह से फिर हाइपोक्सिया हो गया, साइनस कैविटी का पीएच भी उसकी लो हो गई, जिसकी वजह से सीलिया डैमेज हुए। सीलिया डैमेज हुए तो अगर गुड होस्ट इम्यूनिटी है तो फिर एडिमा का और रिकवरी भी हो जाएगी, रिजोल्यूशन हो जाएगी एडिमा की, और सीलिया भी रिकवर हो जाएंगे और वापस नॉर्मल म्यूकोजा हो जाता है अगर गुड इम्यूनिटी है। तो अब इसमें वायरल वाले में क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं? पेशेंट का जो नेज़ल कंजेशन होगी, ब्लॉक हो जाएगा नाक, ठीक है। राइनोरिया होगा, स्नीजिंग होगी, लो ग्रेड का फीवर होगा उसको। अनलेस कॉम्प्लिकेटेड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेशेंट जो है वो इम्प्रूव ही हो जाता है तकरीबन 10 दिनों के अंदर। अगर इसमें दोबारा फिर वायरस के ऊपर अगर बैक्टीरियल नहीं हो जाता तो खुद ही सही हो जाएगा। तो यानी ये वैसे सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ ही है। अब इसमें ट्रीटमेंट जो है सिम्टोमेटिक ही होता है कि हम टॉपिकली नेज़ल डीकंजेशन दे रहे हैं क्योंकि नाक बंद हो गया है, और एंटीहिस्टामिन्स देंगे। एनाल्जेसिक जो है हेडेक वगैरह को, फीवर और माइल्जिया को सही करने के लिए। एस्प्रिन याद रखिएगा अवॉइड करनी है क्योंकि इससे वायरस की शेडिंग हो सकती है, शेडिंग, ठीक है, और मतलब स्प्रेड हो सकता है। बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक रखना होगा। नेज़ल जो सैलिन स्प्रेज होते हैं ये भी ज़्यादातर यूज़फुल होते हैं, और एंटीबायोटिक्स इतने ज़रूरी नहीं होते इसमें। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि अनकॉमन होती हैं, जैसा कि ये डिजीज़ हमने कहा सेल्फ लिमिटिंग है। लेकिन हाउएवर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके ऊपर हो जाता है या पेशेंट अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ये कन्वर्ट हो सकता है बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस के अंदर, और फेरेंजाइटिस करवा सकता है, ब्रोंकाइटिस, नमोनिया या ओटाइटिस मीडिया। तो अब नेक्स्ट है अक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस। वायरल वाला हो गया। बैक्टीरियल वाले की बात करें तो ये हमारे वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को फॉलो करता है, ये बैक्टीरियल वाला। तो इसमें जो है ना वायरस क्या करता है, हमारे सीलिया को और एपिथेलियम को आके डैमेज ही कर देता है। पहले वायरल हुआ था ना, सीलिया और एपिथेलियम डैमेज हो गए तो एडिमा हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन्स का, और साइनस की जो ओपनिंग्स होती है ना ओस्टिया, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। एडिमा भी हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रही है, तो साइनस की सिक्रीशन वहीं पे रहेंगी, रिटेंशन होगी, स्टेसिस होगी, और फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। इसी वजह से वायरल के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। अब मोस्ट कॉमन आपने बैक्टीरिया याद रखने हैं राइनोसाइनोसाइटिस के। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सेला कैटेरिलिस,
स्टेफिलोकोकस ओरियस। पैथोफिजियोलॉजी इसकी भी यहाँ पे देखें डिपिक्टेड है 36.2 में। वायरल राइनोसाइनोसाइटिस हुआ, उसने सीलिया को और एपिथेलियम को डैमेज किया, म्यूकोजा में एडिमा हुआ, साइनस की ओस्टिया भी बंद हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, तो स्टेसिस हो रही है अब साइनस के सिक्रीशन की। अब कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो कि ब्लॉक करते हैं साइनस की ओस्टिया को, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसी वायरल वाले के ऊपर तो अक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस हो जाएगा। ट्रीटमेंट हम देंगे तो रिकवरी हो जाएगी या फिर ये क्रोनिक के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। अब इसमें जो है ना एक इंटरप्ले है फोर्सेस का बिटवीन द पैथोजन एंड द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स एंड अदर स्ट्रक्चरल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। इसके क्लिनिकल फीचर्स में भी इसी तरह है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है लेकिन पस वाली परुलेंट राइनोरिया होगा, ठीक है, बैक्टीरियल में, वायरल के ऊपर जो बैक्टीरियल हो रहा है। फेशियल पेन और प्रेशर भी इसमें कार्डिनल सिम्टम है। हाइपोस्मिया एनोस्मिया, ठीक है, कुछ सूंघने में नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रही किस चीज़ की, एब्सेंस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है। कफ, फीवर, हेडेक, फुलनेस ऑफ ईयर, कान में दर्द होगा, डेंटल पेन होगा, हेलिटोसिस भी हो सकते हैं। डायग्नोस हमने कैसे करना है, अक्यूट बैक्टीरियल वाले राइनोसाइनोसाइटिस को जब सिम्टम्स जो हैं अक्यूट वायरल वाले राइनोसाइनोसाइटिस के परसिस्ट कर रहे हैं या 10 दिनों से भी ज़्यादा टाइम हो गया है तो इससे हमने इसको डायग्नोस कर लिया। अब हाउएवर बैक्टीरियल वाला इन्फेक्शन जो है वो सेट करता है अर्लियर अगर होस्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, इम्यूनिटी उसकी सही नहीं है तो उसको पहले बैक्टीरियल वाला होगा। सीटी स्कैन इतने ज़रूरी नहीं होते डायग्नोसिस करने के लिए अनलेस के कॉम्प्लिकेशन सस्पेक्टेड हो या फिर डिजीज़ रिफ्रैक्टरी हो टू द मेडिकल ट्रीटमेंट, तो हम सीटी करेंगे वरना नहीं। कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ भी थॉट हुई है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसिस्टेंस ऑफ द इन्फेक्शन। नेजल एंडोस्कोपी में हमें परुलेंट यानी पस किस्म का डिस्चार्ज नज़र आएगा एंडोस्कोपी में इन द ओस्टोमिएटल कॉम्प्लेक्स। स्वैब हम लेंगे मिडल मिएटिस से ताकि हम कल्चर और सेंसिटिविटी कर सके बैक्टीरिया की। अब ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ पे आ जाए तो अक्यूट बैक्टीरियल वाले राइनोसाइनोसाइटिस में हमने एनाल्जेसिक पेन के लिए कौन से देने, एनसेड्स वगैरह दे सकते हैं हेडेक को सही करने के लिए, साइनस या डेंटल पेन को। एंटीबायोटिक्स देंगे, शॉर्ट कोर्स होगा एंटीबायोटिक का तो इससे डिजीज़ सही हो सकती है लेकिन वेट एंड वॉच रिकमेंड होता है बाय सम एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब इफ़ द पेशेंट कंडीशन वर्सन। एमोक्सिसिलिन याद रखिएगा विथ या विदाउट क्लेवुलिनिक एसिड जो है इसमें इफेक्टिव होता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यही होता है। वो जो कि पेनिसिलिन से एलर्जिक हैं तो उनको क्या देते हैं हम, डॉक्सीसाइक्लिन, लीवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं या बाकी एंटीबायोटिक जो कि एंटीमाइक्रोबियल कल्चर और सेंसिटिविटी की बेसिस पे सूटेबल हैं उस पेशेंट के लिए, तो उसके हिसाब से हमने देने हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट है सैलिन इरिगेशन हम करते हैं ताकि उसका जो हमने कहा ना इसमें पस वाला म्यूकस आ रहा है तो इसमें ताकि म्यूकस पतला हो, थिन हो और वो बैक्टीरिया को वॉश आउट करे और सिम्टोमेटिक रिलीफ मिले तो हम सैलिन इरिगेशन करेंगे। इसके अलावा एंटी हिस्टामिन भी हम दे सकते हैं अगर इसमें साथ में पेशेंट को एलर्जी है। एंटी हिस्टामिन से म्यूकस जो है थिक हो सकता है। इसके अलावा डी कंजेशन जो है वो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन में रिलीफ दे सकते हैं। टॉपिकली हम ज़ाइलोमेटाजोलिन देंगे सिर्फ लिमिटेड यूज़ के लिए कुछ दिनों तक। एज अ प्रोलॉन्ग यूज़ कैन कॉज राइनाइटिस मेडिकेमेंटोसा, हमने पढ़ा है पीछे कि इससे राइनाइटिस मेडिकेमेंटोसा जो मेडिसिन की वजह से राइनाइटिस हो वो हो सकता है। ओरली नेज़ल डी कंजेशन दे सकते हैं अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है लाइक उसको हाइपरटेंशन या पेप्टिक अल्सर अगर नहीं है तो हम ओरली भी नेज़ल डी कंजेशन दे सकते हैं। लास्ट में इंट्रानेज़ल स्टीरॉयड, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं इन द नेचर और ये इडीमा को सही करेगा और इससे एलर्जी सही होगी और डिजीज़ कट डाउन होगी, तो इंट्रानेज़ली स्टीरॉयड दे सकते हैं। दैट्स इट। उसके बाद है अक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, क्योंकि ये पैरानेजल साइनसिस का चैप्टर है तो इसमें हर एक साइनस की अलग से रिटन है, ठीक है। मैक्सिलरी वाले के इटियोलॉजी क्यों होता है मैक्सिलरी वाला, आपने याद रखना है। मोस्ट कॉमनली हमारे मैक्सिलरी साइनस में वायरल राइनाइटिस की वजह से होता है साइनोसाइटिस, ठीक है, वायरल वाला जो कि स्प्रेड करेगा और इन्वॉल्व करेगा साइनस की म्यूकोजा को। उसके बाद इसमें बैक्टीरिया की इन्वेजन भी हो जाती है। दूसरा ये जब पेशेंट डाइविंग या स्विमिंग करता है कंटेमिनेटेड वाटर में उसकी वजह से ये हो सकता है। डेंटल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन सोर्स है मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का। जब हमारे प्री मोलर और मोलर टूथ की जो रूट्स होती है ना वो हमें पता है कि फ्लोर ऑफ द साइनस के साथ रिलेटेड है, हमने एनाटॉमी में पढ़ा है। नीचे जो है टूथ होता है, ऊपर साइनस है तो उसके फ्लोर के साथ रिलेटेड है। तो ये भी सेपरेट हो सकती है ओनली बाय थिन लेयर ऑफ म्यूकोजल कवरिंग के साथ, ठीक है। तो पेरी एपाइकल या डेंटल अगर एब्सेस बन गई है तो वो बर्स्ट कर सकती है साइनस के अंदर, या फिर रूट ऑफ द टूथ जो है वो एक्सट्रक्शन के दौरान पुश भी हो सकती है साइनस के अंदर। तो इन द केस ऑफ ओरो एंट्रल फिस्टुला जो जब हम टूथ की एक्सट्रैक्शन करवाते हैं उसमें बन जाता है तो उसमें भी बैक्टीरिया हमारा ओरल कैविटी से मैक्सिलरी साइनस के अंदर जा सकता है। तो ये भी एक कॉमन कॉज है मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का। नंबर 4 ट्रॉमा है, जैसे कंपाउंड फ्रैक्चर अगर किसी को हो गया है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई है, गन शॉट वूंड, तो उससे भी साइनोसाइटिस हो सकता है। अब कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं, एक या ज़्यादा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो है वो स्टेबल में गिवन है और ये मतलब अक्यूट या रिकरेंट इन्फेक्शन करवाते हैं। तो स्टेबल में देखें
जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस। इसमें है पेशेंट के फैक्टर और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर। पेशेंट फैक्टर में अगर उसको कोई एनाटॉमिक स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो गई है जो कि साइनस की ओस्टिया को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है। अब एनाटॉमिकल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो कि ओस्टिया को ब्लॉक कर रहे हैं, तो उनमें हमारा कॉन्का बुलोसा, पैराडॉक्सिकल मिडिल टर्मिनेट, कॉन्का बुलोसा ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल साइड एंड पुशिंग द सेप्टम, सेप्टल डिवीजन हो सकती है जो कि मिडिल टर्मिनेट को लेटरली पुश करे, हेलर सेल ऑब्स्ट्रक्शन हेलर सेल जो कि हमारी मैक्सिलरी साइनस की ड्रेनेज को ऑब्स्ट्रक्ट करें, और अनसीनेट प्रोसेस की इन्वर्जन हो सकती है, न्यूमेटाइजेशन हो सकती है अनसीनेट प्रोसेस की। तो इसके अलावा पेशेंट फैक्टर में अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है, स्नफ, डिपिंग, प्रोलॉन्ग इंट्रानेजल मेडिकेशन यूज़ कर रहा है, प्राइमरी कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी जैसे आईजीजी की, एक्वायर्ड कोई इम्यून डेफिशिएंसी, एचआईवी हो गया, स्टीरॉयड यूज़ कर रहा है, कीमोथेरेपी, इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट या ल्यूकीमिया का पेशेंट है। इसके अलावा अगर पेशेंट को प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एस्पिरिन सेंसिटिविटी, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं? एरो एलर्जेंस, यानी उसको एलर्जिक राइनाइटिस है और एस्थमा है, तो उसको क्रोनिक या एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस हो सकता है। टॉक्सिन्स और केमिकल्स में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ऑक्यूपेशनल में केमिकल, डस्ट, नोशियस गैसेस, पैथोजन में बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी एरोबिक एनारोबिक दोनों, तो ये सारे प्री डिस्पोज करेंगे टू द राइनोसाइनोसाइटिस, ठीक है। तो इसमें एक्यूट वाले में भी यही आ जाते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हम पढ़ रहे थे एक्यूट मैक्सिलरी वाला साइनोसाइटिस, तो उसके क्लिनिकल फीचर्स सीवियरिटी ऑफ द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस पे भी डिपेंड करेगा कितना सीवियर है, और दूसरा एफिशिएंसी ऑस्टियम की टू ड्रेन द एक्सुडेट, कितना एफिशिएंटली उसको ड्रेन करेगा। जो क्लोज हो गए हैं ऑस्टियम, बंद हो गए हैं साइनोसाइटिस में, उनमें ज़्यादा ग्रेटर सीवियरिटी होगी और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करवाएंगे। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, यानी उसमें बुखार होगा, पेशेंट को जनरल मलेज, बॉडी एक होगा, और टॉक्सीमिया की वजह से ये सब हो रहा है। दूसरा पेशेंट को हेडेक होगा, हेडेक याद रखिएगा फोरहेड की तरफ कन्फाइंड होगा, और वो फ्रंटल साइनोसाइटिस के साथ भी कंफ्यूज हो सकता है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर होगा कि पेशेंट को पेन होगा, टिपिकली ये हमने कहा अपर जॉ पे सिचुएटेड होता है पेन, लेकिन ये गम्स और टीथ में भी रेफर हो सकता है क्योंकि मैक्सिलरी साइनस इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो इसीलिए पेशेंट जो है ना प्राइमरली डेंटिस्ट को ही कंसल्ट करता है इस तरह के केसेस में। उसका पेन जब वो स्टूप करेगा या कफ करेगा, च्यू करेगा, तो उस दौरान ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओकेजनली पेन याद रखिएगा इप्सी लेटरल जो सुप्रा ऑर्बिटल रीजन होता है उसी साइड का, वहाँ पे ये रेफर हो सकता है और सिम्युलेट कर सकता है फ्रंटल साइनस इन्फेक्शन। इसके अलावा टेंडरनेस, प्रेशर या फिर हम अगर टेपिंग करेंगे एंटीरियर वॉल ऑफ द एंट्रम की, ठीक है, प्रेशर या टैपिंग करें, उस पर टैप करेंगे तो हमें पेशेंट को जो है पेन होगा, ठीक है, इसको कहते हैं टेंडरनेस हो रही है इसको। इसके अलावा मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में क्या होता है, रेडनेस और एडिमा हो जाती है चीज़ की, ये ज़्यादातर बच्चों में देखी गई है, और उसका जो लोअर आईलिड है ये पफी हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिक्चर है जिसमें पेशेंट को जो है मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो गया। इसके अलावा इनको ना नेजल डिस्चार्ज होगा, जब हम इनकी एंटीरियर राइनोस्कोपी करेंगे या नेजल एंडोस्कोपी, तो उसमें हमें पस मिलेगा या म्यूको पस मिलेगा उसके मिडल मिएटस में, क्योंकि वहाँ पे वो ड्रेन होता है ना उसका ओस्टियम मैक्सिलरी साइनस का। उसके अलावा जो म्यूकोसा है मिडल मिएटस का और टर्बिनेट का, वो भी हमें रेड और स्वोलन नज़र आएगा। पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, उसमें हमें पस नज़र आएगा अपर सॉफ्ट पैलेट में या पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में, या नेजल एंडोस्कोपिक सरफेस पे हमें पस मिलेगा। अब डायग्नोस हमने कैसे करना है कि इसको मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हुआ है, हम ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं, जो अफेक्टेड साइनस है ना वो हमें ओपेक नज़र आएगा उस लाइट पास करेंगे जब, तो ये आजकल वैसे नहीं करते, हम क्या करते हैं एक्सरेज करते हैं, वाटर्स व्यू हम करवाएंगे तो उसमें या तो ओपेसिटी या हमें फ्लूड नज़र आएगा उस इन्वॉल्व साइनस में। सीटी भी करते हैं, प्रेफर किया जाता है इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइनसेस। ट्रीट कैसे करना है हम मेडिकली, एक तो हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग देंगे, एम्पीसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन, ये क्वाइट इफेक्टिव होते हैं और ये वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म को कवर करती हैं। एरिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन या फिर कोट्राइमोक्साजोल जो है ये भी इक्वली इफेक्टिव है, और जो पेनिसिलिन से सेंसिटिव है उनको देंगे। बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रेन्स हैं जैसे कि एच इन्फ्लुएंजा है, मोरक्सेला कैटेरिलिस, ये एमोक्सिसिलिन के यूज़ को और क्लेवोलिनिक एसिड जो है इसके यूज़ को नेसेसिटेट कर देती है, या सेफिरोक्सीम एक्सेटिल को जो है इसका यूज़ करना पड़ता है। तो नंबर 2 है हम नेज़ल डी कंजेशन ड्रॉप्स देंगे, 1% एफिड्रीन या 0.1% ज़ाइलो या ऑक्सीमेटाजोलिन जो है ये नेज़ल ड्रॉप्स या स्प्रेज हम देंगे ताकि डी कंजेस्ट किया जाए साइनस की ऑस्टियम्स को और ड्रेनेज ताकि इफेक्टिवली हो। तीसरा हम इस तरह के पेशेंट को कहेंगे वो स्टीम इनहेलेशन ले, स्टीम अलोन या फिर मेडिकेटेड हो जो मेंथोल के साथ या टीआर बेंजोइन को के साथ, तो उससे सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा और साइनस की ड्रेनेज इनकरेज होगी। तो इन्हेलेशन जो है ना वो 15 से 20 मिनट बाद आफ्टर द नेजल डीकंजेशन हम देंगे ताकि उसकी बेटर पेनिट्रेशन हो, ठीक है, स्टीम की। इसके अलावा
और नेजल डीकंजेशन की भी मतलब अच्छी पेनिट्रेशन हो। एनाल्जेसिक जाहिर सी बात है उसको पेन हो रहा है तो हम पैरासीटामोल या कोई और अच्छा सा एनाल्जेसिक जो है दे सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए और हेडेक के लिए। हॉट फॉर्मेंटेशन यानी हम लोकल हीट देंगे पेशेंट को ताकि अफेक्टेड साइनस पे, ताकि उसको सूदिंग इफेक्ट हो और उसकी इन्फ्लामेशन रिजॉल्व हो जाए। अब मेडिकल के बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट यही है कि हम एंट्रल लेवाज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम मोस्ट केसेस जो होते हैं ना अक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस के, वो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, लेकिन लवाज जो है वो रेयरली ही नेसेसरी होता है। तो ये हम सिर्फ तब करेंगे जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया है, और या फिर ये भी हम जो है सिर्फ एंटीबायोटिक्स के कवर के अंडर ही करते हैं, ठीक है, लवाज कर लेंगे। अब अक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में जो है क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो ये सब अक्यूट या क्रोनिक साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। या नंबर 2 फ्रंटल साइनोसाइटिस, क्योंकि अगर इसमें फ्रंटल साइनस हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, फ्रंटल साइनस की ड्रेनेज का पाथवे एडिमा की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, ब्लॉक हो गया, तो फिर फ्रंटल साइनोसाइटिस हो सकता है। ये आगे जाके ओस्टियाइटिस या ओस्टियोमाइलाइटिस हमारी बोन मैक्सिला बोन की करवा सकता है, ठीक है। और ये ऑर्बिट का ऑर्बिटल सेलुलाइटिस या एब्सिस करवा सकता है, यानी इन्फेक्शन हमारे ऑर्बिट में फैल जाएगा एडिमा की वजह से, या डायरेक्टली फ्रॉम द रूफ ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, या इनडायरेक्टली जाके एथमोइड साइनसेस को इन्वॉल्व करेगा और एथमोइड के बाद ऑर्बिट इन्वॉल्व होगी, तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और एब्सिस हो सकता है। ये होगी इसकी कॉम्प्लिकेशंस। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस। अब ये देखिए फिगर में इसको पेशेंट को हो गया, इसकी इटियोलॉजी है क्यों होता है ये, जब किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, उसके बाद उनको ना बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाए, तो उसकी वजह से फ्रंटल साइनोसाइटिस हो सकता है। इसमें क्या होगा कि वाटर की जो है एंट्री हो गई है साइनस के अंदर, या तो डाइविंग या स्विमिंग के दौरान, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये किसी एक्सटर्नल अगर ट्रॉमा हो गया है साइनस को, जैसे अगर फ्रैक्चर हुआ है या पेनिट्रेटिंग इंजरीज हुई हैं, या अगर हमारे मिडल मीडियस में एडिमा हो गया है सेकेंडरी टू द एसोसिएटेड उसी साइड का, अगर इप्सिलेटरल मैक्सिलरी या एथमोइड साइनस का इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से मिडल मीडियस में एडिमा हो गया है, तो उस वजह से भी फ्रंटल साइनोसाइटिस हो सकता है। अब कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, पैथोफिजियोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी इन सब की जो है सेम ही होती है जिस तरह अक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस की थी। इसमें हमें क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, फ्रंटल हेडेक नंबर 1, यूजुअली सीवियर किस्म का लोकलाइज होता है इस अफेक्टेड साइनस पे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमें पीरियोडिसिटी मिलेगी, दैट इज़ कि ये जब पेशेंट उठेगा उस वक्त ज़्यादा हो जाएगा, फिर ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा पेन, और फिर पीक करेगा मिड डे के दौरान, और फिर सबसाइड करता जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑफिस हेडेक, याद रखिएगा, क्योंकि इसकी प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ ऑफिस आवर्स में हो रही है, ठीक है, फ्रंटल हेडेक की। दूसरा, फ्रंटल साइनोसाइटिस वालों को टेंडरनेस होती है, प्रेशर जो है अपवर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द फ्रंटल साइनस, जस्ट अबव, यहाँ पे मीडियल कैंथस के बिल्कुल अबव प्रेशर होगा, जो एक्सक्विसाइड पेन कॉज कराएगा। और ये ऑल्सो एलिसाइड हो सकता है जब हम इसकी एंटीरियर वॉल जो है ना इस फ्रंटल साइनस की, इसको टैप करेंगे इन द मिडल पार्ट ऑफ द सुपरा ऑर्बिटल रिज, तो उसको टेंडरनेस हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तीसरा, इस तरह के पेशेंट को ना एडिमा हो जाएगी अपर आईलिड की, अपर आईलिड की एडिमा हो रही है जो कि सफ्यूज कंजक्टाइवा और फोटोफोबिया के साथ होगी। नंबर 4, इनको ना नेजल डिस्चार्ज भी होगा, याद रखिएगा, वर्टिकल स्ट्रीक म्यूकोपस की हमें नज़र आएगी हाई अप इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिडल मीटस के भी एंटीरियर पार्ट में। तो ये एब्सेंट होगी अगर उसका ऑस्टियम बंद हो गया है और ड्रेनेज नहीं हो रही, तो हमें ये म्यूकोपस नहीं मिलेगा मिडल मीटस में। नेजल म्यूकोजा इसके अलावा हमें इन्फ्लेम्ड मिलेगा मिडल मीटस का। एक्सरेज जब हम करेंगे तो अफेक्टेड साइनस की ओपेसिटी मिलेगी, ठीक है, फ्लूइड लेवल जो है वो नज़र आएगा, या फिर या तो ओपेक मिलेगा या फ्लूइड नज़र आ रहा होगा, तो मतलब वो इन्फ्लामेशन होगी, ये साइनोसाइटिस हुआ है। दोनों वाटर्स व्यू और लेटरल व्यू हम करते हैं इसमें। सीटी स्कैन जो है वो मोडेलिटी ऑफ दीज केसेस में प्रेफर किया जाता है। ट्रीट कैसे करना है फ्रंटल वाले को, मेडिकल सेम ही है जैसे अक्यूट मैक्सिलरी का था, यानी एंटी माइक्रोबियल भी देंगे, डीकंजेसेंट देंगे साइनस के ओस्टियम को खोलने के लिए, ड्रेनेज के लिए, और एनाल्जेसिक पेन के लिए। एंटीहिस्टामिन्स का कॉम्बिनेशन ओरल नेजल डीकंजेसेंट के साथ जो आता है, फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, ये यूज़फुल रहता है, ठीक है। एंटीहिस्टामिन भी, ओरल नेजल डीकंजेसेंट। अगर हम कॉटन के एक प्लेजेट जो कि वेजो कॉन्स्ट्रक्टर में सोक की हुई हो, वो अगर मिडल मीटस में रख दें वंस या ट्वाइस डेली, तो इससे जो है ना ऑस्टियल इडीमा, ऑस्टियम का ओपनिंग की इडीमा जो है वो रिलीव हो जाएगी, और साइनस की ड्रेनेज प्रोमोट होगी, वेंटिलेशन। अगर पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है टू द मेडिकल ट्रीटमेंट और उसका पेन सही हो जाता है, रिलीव हो जाता है, तो हम ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखेंगे 10 दिनों से लेकर 2 हफ्तों तक, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट में मेडिकल के बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। तो सर्जिकल में आपने याद रखना है ट्रेफिनेशन ऑफ द फ्रंटल साइनस, अगर इसमें बहुत ज़्यादा परसिस्टेंस है या पेन और ज़्यादा एग्जेबरेट कर रहा है, या पायरेक्सिया हो गया, बुखार हो रहा है पेशेंट को इंस्पाइट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद भी फॉर द 48 आवर्स, या फिर अगर उसकी लिड की स्वेलिंग बढ़ती जा रही है और थ्रेटनिंग ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो रहा है उसको, तो हमें फ्रंटल साइनस को बाहर से ड्रेन करना होगा,
ठीक है। तो हम 2 सेंटीमीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक इंसिजन देंगे, ठीक है, इस तरह यहाँ पे दिखाया गया है एक्सटर्नली, और एक इंसिजन देंगे इन द सुपीरो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्बिट बिलो द आईब्रो, आईब्रो के नीचे लेकिन सुपीरो मीडियल जो एस्पेक्ट है ऑर्बिट का बिल्कुल इस जगह पे। तो फ्लोर जो है इसमें हमें जो है फ्रंटल साइनस का वो एक्सपोज हो जाएगा, और एक होल जो है हम ड्रिल करेंगे बर की मदद से, पस को बाहर निकालेंगे कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए। इस फिगर में आपको ये ट्रेफिनेशन दिखाई दे रही है। तो हमने इसमें फ्लोर जो है फ्रंटल साइनस का उसको एक्सपोज किया, होल ड्रिल किया बर के साथ, पस को बाहर निकाला कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे प्लास्टिक ट्यूब के अंदर, जो कि प्लास्टिक ट्यूब एक इंसर्ट करेंगे और फिक्स कर देंगे। साइनस को अब हमने इरिगेट करना है नॉर्मल सेलिन के साथ 2 या 3 बार दिन में, अंटिल के फ्रंटो नेजल डक्ट जो है वो हमें पेटेंट नहीं मिलती, ठीक है। अब ये हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि हम कुछ ड्रॉप्स मिथाइलिन ब्लू के डालेंगे उस इरिगेटेड फ्लूइड में, और उसका एग्जिट नाक में से चेक करेंगे। तो अगर वो हमें ड्रेनिंग ट्यूब, अगर वहाँ पे मतलब मिथाइलिन ब्लू मिल जाता है, इसका मतलब है उसका बिल्कुल पेटेंट है उसकी फ्रंटो नेजल डक्ट, ठीक है। ड्रेनेज ट्यूब को हम रिमूव करेंगे और फ्रंटल नेजल डक्ट जो है पेटेंट हो जाएगी। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इस वाले फ्रंटल साइनोसाइटिस के साथ, कि ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करवा सकता है, ओस्टियोमाइलाइटिस फ्रंटल बोन का भी, और फिस्टुला फॉर्मेशन भी हो सकती है। मेनिंजाइटिस हो सकता है इसकी वजह से, हमारे एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस बन सकता है, फ्रंटल लोब में एब्सेस हो सकता है अगर इन्फेक्शन जो है पीछे से ब्रेक कर गया पोस्टीरियर वॉल ऑफ द साइनस से। क्रोनिक फ्रंटल साइनोसाइटिस में ये कन्वर्ट हो सकता है अगर अक्यूट वाला निगलेक्ट कर लिया या हमने इम्प्रॉपरली ट्रीट किया, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर ये दिखाई गई ट्रेफिनेशन की जा रही है फ्रंटल साइनस की, ठीक है। ये बर होल वगैरह बना के और उसको ड्रेन किया, इरिगेट किया, और चेक भी हम करेंगे उसके पेटेंसी डक्ट की, फ्रंटोनेजल डक्ट की मिथाइलिन ब्लू डाई की मदद से, ठीक है। इस तरह से हम ये करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास अक्यूट एथमोइड साइनोसाइटिस। इसकी एटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है एथमोइड में साइनोसाइटिस? अक्यूट एथमोइडाइटिस जो है ना, ये ज़्यादातर हमारे बाकी साइनसेस के इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है। तो एथमोइड साइनसेस ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं इन्फेंट्स में, और जो यंग बच्चे होते हैं उनमें। इसमें क्या क्लिनिकल फीचर मिलते हैं, पेन होगा बच्चे को जो कि उसके ब्रिज ऑफ द नोज पे ज़्यादातर लोकलाइज होगा, मीडियल एंड डीप टू द आई, और ये एग्रेवेट होगा जैसे वो बच्चा अपने आई बॉल की मूवमेंट्स करेगा तो उसको ज़्यादा पेन होगा। दूसरा, पेन के अलावा उसकी आईलिड की इडीमास हो जाएगा, ठीक है। दोनों आईलिड पफी और स्वॉलन नजर आएंगे, उनमें बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे होंगे, लैक्रीमेशन हो रही होगी। ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस याद रखिएगा एक अर्ली कॉम्प्लिकेशन होती है इस तरह के केसेस में। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ये दिखता है ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, जो कि बहुत अर्ली कॉम्प्लिकेशन होती है। इसके अलावा इस तरह के बच्चों को नेजल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। एंटीरियर राइनोस्कोपी करेंगे ना तो हमें मिडल मीएटस में या सुपीरियर मीएटस में बस नजर आएगा, जो कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंटीरियर या पोस्टीरियर ग्रुप पे डिपेंड करता है कौन सा एथमोइड साइनस इन्वॉल्व हुआ है। नंबर 4, हमें मिडिल टर्मिनेट की स्वेलिंग भी मिलती है। तो ट्रीट कैसे करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट यही है जैसा अक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का था, और इसकी जो विजुअल डिटोरिएशन हो रही है एक्सोफ्थेल्मोस, वो इंडिकेट करते हैं एब्सेस हो गई है उसके पोस्टीरियर ऑर्बिट के अंदर। तो उसको हमने एथमोइड साइनस की ड्रेनेज की मदद से उसको हम ड्रेन करेंगे इनटू द नोज थ्रू एन एक्सटर्नल एथमोइडेक्टोमी इंसिजन देके, ठीक है। तो फिर ही ये सही हो सकता है विजन की डिटोरिएशन और एक्सोफ्थेल्मोस। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हमने देखा इस तरह का ये एब्सेस भी बन सकता है, विजुअल डिटोरिएशन हो रही है, ब्लाइंडनेस हो सकती है क्योंकि अगर ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है अक्यूट स्फीनोइड साइनोसाइटिस। इसमें क्यों हो रहा है, आइसोलेटेड इन्वॉल्वमेंट हमारे इस स्फीनोइड साइनस की जो है वो रेयर होती है, ये ज़्यादातर पैन साइनोसाइटिस का ही पार्ट होता है, या फिर ये पोस्टीरियर एथमोइड साइनस का अगर इन्फेक्शन हो जाए उसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। क्लिनिकल फीचर में वही हेडेक होगा जो कि ऑसिपट याद रखिएगा, पीछे ऑसिपट या वर्टेक्स के रीजन पे हेडेक होगा। इस तरह के केसेस में पेन जो है ना वो मैस्टोइड रीजन में भी रेफर हो सकता है, या फिर इसके अलावा हमने कहा ऑसिपट या वर्टेक्स या मैस्टोइड रीजन। पोस्ट नेजल डिस्चार्ज दूसरा क्लिनिकल फीचर होगा, ये सिर्फ हमें पोस्टीरियर राइनोस्कोपी पे ही डिस्चार्ज नज़र आएगा, हमें पस की एक स्ट्रीक नज़र आएगी जो कि रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजोफेरिंक्स पे होगी, या फिर बिल्कुल अबव द पोस्टीरियर एंड ऑफ द मिडिल टर्मिनेट के भी पोस्टीरियर एंड के बिल्कुल ऊपर। एक्सरे हम करेंगे तो हमें ओपेसिटी नज़र आएगी, फ्लूइड लेवल भी नज़र आ सकता है स्फीनोइड साइनस के अंदर। लेटरल व्यू अगर हम करेंगे ना स्फीनोइड साइनस का तो वो सुपाइन या प्रोन पोजीशन में लिया जा सकता है, ये भी फ्लूइड लेवल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हेल्पफुल है। सीटी स्कैन भी इस तरह के आजकल डेज में प्रेफर किया जाता है। डिफरेंशियल हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंशियल में याद रखिएगा म्यूकोसील जो है स्फीनोइड साइनस का या उसका नियोप्लाज्म जो है वो भी क्लिनिकली सिम्युलेट करता है फीचर्स ऑफ अक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द स्फीनोइड साइनस। तो इनको भी हमें एक्सक्लूड करना होता है इनके एनी केस ऑफ आइसोलेटेड स्फीनोइड साइनस इन्वॉल्वमेंट। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह का अक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द अदर साइनसेस का था।
तो इसमें भी हमने वही ट्रीटमेंट देना है। दैट्स इट, यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस। नेक्स्ट वीडियो से हम क्रोनिक वाला स्टार्ट करेंगे।